Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 26th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 26 जुलाई 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो बेसिकली आज हम लोग पिछले पूरे सप्ताह के यानी मंडे टू सैटरडे सारे करंट अफेयर्स जो भी हमने कवर किए हैं उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। और याद रखिएगा ये रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न यह है कि हम लोग नई नई चीज़ें पढ़ लेते हैं बट रिवाइज नहीं करते, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें एग्जामिनेशन टाइम पर देखने को मिलता है कि अब हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इतना सारा इकट्ठा हो चुका है। तो टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीकली सेशन एक संडे को होता है, प्लीज़ इसको फॉलो करते रहिए। अगर आपने पिछले सप्ताह में किसी एक भी दिन का पर्टिकुलर करंट अफेयर्स छोड़ दिया है, आपके लिए यहाँ पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम मंडे टू सैटरडे सब कुछ दोबारा से कवर करते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प वे में, और कुछ भी रेलिवेंट चीज़ें छूटेंगी भी नहीं। तो चलिए, सबसे पहला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है जो हमने डिस्कस किया था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता है कि अभी एक बहुत बड़ा हंगर स्ट्राइक चला था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर, जो बेसिकली अभी भी चल रहा है। तो उस समय पर 15 दिन हो चुके थे लगभग, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है क्या, ज़रा फटाफट इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ये केन बेतवा है, ये दो नदियों का नाम है, एक है केन रिवर और दूसरी है बेतवा रिवर। जो केन नदी है वो मेनली मध्य प्रदेश के थ्रू फ्लो होती है, और बेतवा नदी जो है ये मेनली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थ्रू फ्लो होती है। इसमें हमारा केवल इतना मेन पर्पज़ है कि केन नदी के अंदर में जो सरप्लस वाटर है, ज़्यादा पानी है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए बेतवा नदी के अंदर में, ताकि बेतवा नदी में जो पानी कमी की वजह से वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, स्पेशली बुंदेलखंड वाले रीजन के अंदर में, तो वहाँ पे सूखे की दिक्कत को हम ख़त्म कर सकें। तो दो नदियों को जोड़ने का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, बस इतना सा याद रखिएगा। पूछ लेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, तो इंडिया का पहला मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जहां पे हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि केन नदी से पानी को, सरप्लस वाटर को बेतवा नदी में हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और एक खास बात है जो रटने वाली है कि दोनों की दोनों नदियां जाकर फिर फाइनली यमुना नदी में मिल जाती हैं। दैट मीन्स केन और बेतवा दोनों यमुना की ही ट्राइब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। अगर हम इस वाले फोटो के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो ये आपका केन रिवर हो गया, और यहीं पर इस पे दौधा डैम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बेतवा रिवर आपको एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। इनके बीच में ये लिंक देख रहे हैं, रेड कलर का ये लिंक बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पर ये मेन पर्पज़ है एक नाले टाइप एक कैनाल बनाया जाए, जिसके थ्रू जो केन नदी है यहाँ से पानी को खींचकर बेतवा नदी में पहुँचाया जाए, और बेतवा नदी में पहुँचने के बाद इस पूरे रीजन में जो आज एक सूखे की समस्या है, ड्राफ्ट की सिचुएशन है, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकेंगे। खेती बाड़ी के लिए प्रॉपर मात्रा में पानी मिल सकेगा। यही एक एग्जैक्ट मेन पर्पस है। इससे किस रीजन को फ़ायदा होगा पता होना चाहिए। एक ड्राफ्ट प्रोन रीजन है बुंदेलखंड वाला, उसको ज़्यादातर यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 करके लेकर चल रहे हैं। फेज़ 1 में दौदा डैम, एक कैनाल बनाया जाएगा, ये सब कुछ होने वाला है। फिर फेज़ 2 के अंदर में एक नया डैम बनाया जाएगा, एक बीना कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके माध्यम से पानी को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। दैट्स इट, इतनी ही है जो याद रखना है आपने। इसका कुछ गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह, तो उसका बहुत सारा एरिया जो है प्रोजेक्ट के अंदर में आ जाएगा। हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेड़ वगैरह की कटाइयाँ होंगी, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जो अक्सर मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर में होता है। और इतनी जानकारी आप रखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो मेंस में पूछा जाता है, और वो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें हमने डिस्कस किया था भाई कोस्टल लायंस हैं। लायंस जो हैं दो प्रकार के हैं, एक तो अफ्रीकन लायंस जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, दूसरे होते हैं एशियाटिक लायंस। लेकिन एशियाटिक लायंस आपको केवल और केवल भारत में मिलेंगे, स्पेशली गुजरात के गिर वाले रीजन में। गिर के एक और पास जगह है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मिलते गुजरात वाले रीजन में ही हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब होता यह है कि कुछ लायंस जो है ना गुजरात के अंदर में कोस्टल रीजन पे भी पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे, जैसा आप लोग ये फोटो देख पा रहे होंगे। यानी कि अपने एरिया से, अपने जंगल से थोड़े से बाहर की साइड में मिलते हैं। अब जंगल में तो भाई इनके लिए अच्छी खासी मात्रा में खाना अवेलेबल है, दूसरे और जानवर प्रेजेंट हैं, हर्बीवोर्स एनिमल प्रेजेंट हैं जिसको ये खा सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं। लेकिन जब कोस्टल रीजन की बात आती है तो ये कैसे होगा? तो कोस्टल रीजन में दोस्तों आर्टिकल कहता है, क्या कहता है कि जो जंगली सुअर होता है,
या नील गाय होती है स्पेशली यहाँ पर, उनको ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कोस्टल, क्योंकि क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जब ये कोस्टल रीजन में रहते हैं तो ज़्यादातर गाय भैंसों को खाते होंगे, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कम हो रही होगी। तो इनका कहना है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ऐसा नहीं है। जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी वाइल्ड प्रे है, मतलब शिकार है, और उसमें खासकर नील गाय। याद रखेगा कौन सा जानवर है सबसे ज़्यादा, नील गाय। तो नील गाय को ये लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वाइल्ड पिग को यहाँ पर ये कोस्टल लायंस खाते हैं। फिर कोस्टल लायंस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई आज के समय पर 2025 का जो एस्टिमेशन है, जो पॉपुलेशन डेटा है, उसके हिसाब से गुजरात में ही मैंने आपको बताया केवल एशियाटिक लायन मिलता है, और आज 891 एशियाटिक लायंस भारत के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, इस एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोपर्सिका। एक लौता वाइल्ड पॉपुलेशन है लायन का जो अफ्रीका से बाहर अगर मिल रहा है तो वो केवल भारत में, और भारत में स्पेशली गिर नेशनल पार्क वाले रीजन में ये पाया जाता है। हालांकि हमने अभी पिछले कुछ समय पर एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि लायन की पॉपुलेशन को दुनिया में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स में फैला देना चाहिए, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम आ भी गई एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो गिर नेशनल पार्क में कोई बीमारी फैल गई लायंस के अंदर में, तो उससे उनकी जान नहीं जाएगी, सब लायन की पॉपुलेशन अचानक से ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने लायन की पॉपुलेशन को डिस्पर्स कर रखा होगा बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगहों पे। आई होप आपको यहाँ पर ये भी बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। हालांकि यहाँ पर एक और याद रखिएगा कि रिसेंटली लायन को बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी शिफ्ट करने की बात की गई थी, तो सेकंड होम है आज एशियाटिक लायन का, वो है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक बात जो आपने याद रखनी है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 891 है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, कैसे आज हम लोग एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको स्केड्यूल 1 के अंदर में कवर किया गया है, और साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर में रखा गया है। IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। एंड प्रोजेक्ट लायन की जब बात आती है तो 2020 का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लायन का पूरा टारगेट था, जिसमें हमारा मेन पर्पस था हम लायन की रिस्टोरेशन कर सकें। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो शेड्यूल 1 में रखा है, इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई लायन का कोई शिकार नहीं करेगा, शिकार करेगा तो उस पर हाई पेनल्टीज़ को चार्ज किया जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो ये कहते हैं साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स में रखा है, यानी कि लायन का जो ट्रेड वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, वो आप लोग नहीं कर सकते। IUCN के रेड लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि पॉपुलेशन जो है अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये बात हो गई यहाँ पर लायंस के बारे में, एशियाटिक लायंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करता है कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज़ जो बाहर से लेकर आई गई हैं भारत के अंदर में, जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, जिनके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशी को हम हमेशा से बुरा मानते हैं कि भाई ये बाहर से आई गई प्लांट्स की स्पीशीज़ है, ब्रिटिशर्स वगैरह लेकर आए थे डेकोरेशन के पर्पज़ से या दूसरे और भी पर्पज़ से। लेकिन आज भारत के जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज़ हैं, इनको ये ओवरटेक कर चुके हैं, उनको ख़त्म करके ये बाहर की स्पीशीज़ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा खतरा भी साबित होता है, बट इन्हीं इन्वेजिव स्पीशी के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ स्पेशल स्पीशीज़ हैं, उनके नाम दिए गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ पूरा मैटर क्या है। तो अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, और स्टडी हुई थी रायमोना नेशनल पार्क में। तो पहली बात तो भाई, इस नेशनल पार्क का लोकेशन आपको रटा होना चाहिए। ये लोकेशन क्या है? असम। असम के अंदर कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर यह स्टडी की गई है, क्योंकि ये नेशनल पार्क जाना जाता है बहुत सारी बटरफ्लाई की स्पीशीज़ की वजह से। 220 बटरफ्लाई की प्रजातियां हैं यहाँ पर। 56 लार्वा होस्ट प्लांट स्पीशीज़ हैं। लार्वा होस्ट प्लांट कौन से होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जहाँ पे बटरफ्लाईज अपने एग ले करती हैं, अंडे देती हैं। फिर 41 नेक्टर प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं। नेक्टर प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें से जो ये स्वीट जूस होता है, इसको यहाँ पे बटरफ्लाई कंज्यूम करती है, यानी कि बटरफ्लाई का मेन फूड सोर्स है, खाने का यहाँ पर जुगाड़ है ये नेक्टर प्लांट्स। तो तमाम प्लांट्स की स्पीशीज़ भी हैं और बटरफ्लाई की स्पीशी भी हैं। इनके बीच में एक अल्टीमेट कनेक्शन है, क्योंकि बटरफ्लाई की स्पीशी रायमोना नेशनल पार्क में इस वजह से पनप पाई हैं क्योंकि वहाँ पर ये सारे प्लांट्स की स्पीशी हैं, जहाँ पे घर भी है, अंडा भी दे सकते हैं और खाना भी मिल रहा है उन्हीं प्लांट से। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि जब हम नेक्टर वाले प्लांट्स की बात करते हैं, जो एक प्राइमरी फूड सोर्स है बटरफ्लाई के लिए, तो उसमें ये वाले नाम दिए गए हैं प्लांट्स के, जिसमें लेंटेना कैमरा है, क्रोमेलेटा ओडोरेटा है, जिजीफस मॉरिशाना है। लेकिन ये दोस्तों इंडिया की नेटिव स्पीशीज़ नहीं है, ये इन्वेजिव स्पीशी हैं जो बाहर से लेकर आई गई हैं, बाहर की प्लांट्स स्पीशीज़ हैं जो करंट समय पर अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बट इसका एक दूसरा छोर अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत में बटरफ्लाइज के लिए ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। बटरफ्लाइज यहाँ पर अपना जीवन भी पनपा रही हैं, यानी अपना जो पॉपुलेशन उसको बढ़ा पा रही हैं, एंड बटरफ्लाई को यहाँ पे बहुत सारा जो खाना है वो भी मिल पा रहा है।
तो बटरफ्लाई के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्टर प्लांट्स और लार्वल होस्ट प्लांट्स, और इसके अंदर में ये सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। और एक लिस्ट रिसेंटली दी गई है लार्वल होस्ट प्लांट की। जब बात करते हैं तो रायमोना नेशनल पार्क में बहुत सारे लार्वल होस्ट प्लांट पाए गए हैं। ये सारे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, जो बाहर से लेकर आई गई हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। इसमें बस खाली इतना याद रखना कि भाई इन्वेजिव प्लांट स्पीशी का रोल क्या होता है। ये स्पीशी वैसे तो एग्जॉटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इनको जंगलों से रिमूव किया जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं ये प्लांट की स्पीशी। हमारे देश का खुद का वेजिटेशन को ये बर्बाद कर रही होती हैं। तो हम लोग अभी के समय पर क्या कर रहे हैं, इन स्पीशीज़ को थोड़ा सा एग्जॉटिक प्लांट स्पीशी के तौर पे मानते हैं कि भाई ये खतरा है। बट अभी हम इसका एक दूसरा कनेक्शन देखेंगे तो आपके सामने है कि बटरफ्लाइज के लिए ज़रूरी भी है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैनेजमेंट या रेगुलेशन। ऐसा नहीं है प्लांट की सभी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दो, जो इन्वेजिव प्लांट स्पीशी हैं वो हमारे लिए खतरा भी है, लेकिन कुछ मॉडरेशन में, कुछ रेगुलेशन में हम ये जो बटरफ्लाई स्पीशीज़ वगैरह है ना, इनके लिए ये प्लांट स्पीशीज़ वगैरह कहीं कहीं पे रख सकते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। फिर हमने एक इंडेक्स डिस्कस किया था जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026। तो भाई ये जो इंडेक्स है हाल ही में रिलीज़ किया गया है, किसकी साइड से, नीति आयोग की साइड से। प्लीज़ पहली बात रटने वाली है। इसमें 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया है। इसमें जैसे नाम ही बता रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, ये बताता है कि भाई इसमें से मतलब देश में वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत तेज़ी से आ जाता है। यह है हमारा एक एग्जैक्ट अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, तो इसमें 8 मेजर पिलर्स हैं। यानी कि इन राज्यों ने अगर इन 8 मेजर चीज़ों पे काम किया होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स वगैरह अच्छी हैं, बिजनेस क्लाइमेट अच्छा है, रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, या रेगुलेशन बहुत ईजी है, बिजनेस करना आसान है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कम है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है राज्य का। ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बेसिस पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जाता है। तो इसी के आधार पे अगर हम परफॉर्मेंस कैटेगरीज को देखें तो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये टॉप परफॉर्मर्स में 50 से ऊपर अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर जाता है, या फ्रंट रनर जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको 45 से 50 के बीच में स्कोर दिया जाता है, एमर्जिंग परफॉर्मर को 40 से 45, और एस्पायरिंग स्टेट्स जो हैं उनको 40 से कम का स्कोर दिया जाता है। तो टॉप 5 ओवरऑल स्टेट्स, यानी कि ये जो फ्रेंडली इंडेक्स रिलीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, इसमें टॉप 5 वो कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के प्रति फ्रेंडली हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, नंबर 3 पे तमिलनाडु देखने को मिलेगा, नंबर 4 पर गोवा, एंड नंबर 5 पर ओडिशा। तो ये टॉप 5 स्टेट्स, टॉप 5 ओवरऑल स्टेट्स, ये राज्य आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर बिजनेस करना इजी है, और इनकी रैंकिंग है। ये टॉप पर आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम में पूछ ले कौन सा स्टेट ने टॉप किया है इसके अंदर में, तो गुजरात ने टॉप किया है। बाकी पूछ ले ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स है इसको किसने रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। फिर हमने डिस्कस किया इंडिया ने एक पहली डेंगू वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 4 से लेकर 60 साल है। याद है ना, अब इसमें कुछ नहीं याद करना, बस खाली डेंगू वैक्सीन का नाम याद कर लेना। उस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TAK-003 के नाम से जानते हैं। 4 से लेकर 60 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पर इस वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, और ये वैक्सीन एक प्रकार की लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। एटीन्यूएटेड का मतलब यह है क्योंकि वायरस को वायरस काटेगा, तो इस वैक्सीन के अंदर में भी वायरस ही है। जैसे डेंगू वायरस को मारने के लिए वायरस ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। और ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। टेट्रावेलेंट मतलब डेंगू के जो 4 प्रकार के वायरस हैं, चारों के चारों प्रकार के वायरस के खिलाफ में बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसमें डेनवी 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर ये 4 टाइप के डेंगू वायरस हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक खास बात यह भी है, इस वैक्सीन के लिए कोई भी प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले वैक्सीन देते थे तो देखते थे कि भाई एक व्यक्ति को डेंगू हुआ है, पहले कभी हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा स्क्रीनिंग वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। आपने बस खाली नाम याद रखना, क्यूडेंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो इंडिया की पहली अप्रूव्ड वैक्सीन है। दुनिया भर में वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, 43 कंट्रीज़ में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, 32 मिलियन डोजेस से ज़्यादा ऑलरेडी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। अभी ये जो क्यूडेंगा आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एक अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो यही है कि अब इंडिया में भी इसको अप्रूव किया जाए। सारे के सारे जो उसके ट्रायल फेस हैं वो भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, करंट समय पर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने अनवील किया है भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम।
ठीक है। भाषा के लिए एक संग्रहालय, एक म्यूज़ियम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं 8 शेड्यूल के अंदर में, आपको पता होगा उन भाषाओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, है ना? वर्ड्स से सेंटेंसेस कैसे बने, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर में शो किया जाएगा। और इस म्यूज़ियम को एक एग्जैक्ट नाम दिया गया है शब्दालोक। प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड शब्दालोक, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? तो नेशनल लाइब्रेरी जो है कोलकाता के अंदर में, वहाँ पर इस म्यूजियम को ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय दी होम मिनिस्टर। ठीक है। और किसके, कौन से मंत्रालय के अंडर में किया गया है? तो ऑब्वियस ही बात है, भाषा हमारे कल्चर को दिखाता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में इसको डेवलप किया गया है। इसमें इंडिया की जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी लिंग्विस्टिक हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है कि भाई भारत की जो धरोहर है, कैसे भाषा की शुरुआत हुई है ना? भाषा ही एक बहुत बड़ी पहचान होती है। और इंडिया में आपको पता है मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के थ्रू बोले जाते हैं। तो हम उन्हीं की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैली जाए, उसी के लिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, या अगर हम कहें तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये चलाया जा रहा है। तो इसमें इंडिया की टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस 9 अलग अलग गैलरीज के अंदर में शो किया गया है। इसमें क्या दिखाया जाएगा कि इस संग्रहालय में जब देखोगे तो जो लैंग्वेजेस है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उन लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे ऐतिहासिक स्क्रिप्ट, लिटरेचर, ओरल और रिटन ट्रेडिशंस क्या क्या थे, उनको शो किया जाएगा। ठीक है। इसमें हर एक प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। बाकी शब्दालोक के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, पता होना चाहिए कि भाई इनॉग्रेट किसने किया, इनॉग्रेट से ज़्यादा कौन से मंत्रालय के अंदर में ये पर्टिकुलर चीज़ आती है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर बात करी थी हम लोगों ने रिक्लेमिंग फुटपाथ टेकिंग सिटीज़ बैक फ्रॉम कार्स। यहाँ पर राइटर साहब हैं, उन्होंने बात की थी, जैसे आपने पता होगा सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर यह है कि राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार है, नाउ इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, वो एक मौलिक अधिकार के तौर पर देखा जाएगा, है ना? ये कोर्ट ने बोला कि भाई वॉकिंग सेफली ऑन अ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बेसिकली कौन से अनुच्छेद के अंदर में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जो बात करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, जहाँ पर आपको छूट दी गई है, आप इंडिया में कहीं पर भी आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, बट अभी के लिए समझो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 किस चीज़ को लेकर डील करता है। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर यहाँ पर यह डिस्कशन करता है। ठीक है। तो इसी आर्टिकल 19 और 21 के तहत कोर्ट ने बोल दिया कि भाई फुटपाथ, लोगों के लिए फुटपाथ होना ज़रूरी है शहरों के अंदर में, वो भी उनका एक फंडामेंटल, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब आर्टिकल में राइटर साहब ये कहते हैं कि ये अच्छा भी है, क्योंकि अब इससे क्या होगा, जो शहर हैं वो जब अपनी अर्बन प्लानिंग करेंगे, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो फुटपाथ को कंसीडर किया जाएगा। और फुटपाथ को कंसीडर करना ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों ने आजकल चलना ही कम कर दिया है ना? तो लोगों को चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो कहती है इंडिया की जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल है 2024 की, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आज 49.4% एडल्ट भारत के अंदर में ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, जो अपने बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करते, एक जगह पर बैठकर काम करते हैं। 57.2% वीमेन ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं। 74% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी उम्र 11 से 17 साल है, वो भी इनएक्टिव हैं। तो WHO ने रिकमेंड किया है कि कम से कम भी एक सप्ताह में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी या वॉकिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि चलने से जितना ज़्यादा चलोगे, आसपास आज हम लोग काम करते हैं, सीधा गाड़ी मोटर का यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम वॉक करना चाहें, 1 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है तो हमेशा वॉक करना ज़रूरी है। वॉकिंग की वजह से डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर डिजीज़, ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं। एक मूड बन सकता है, स्लीप अच्छी मिल सकती है, वेट कंट्रोल हो सकता है, जॉइंट हेल्थ यहाँ पर बेटर हो सकती है। लेकिन वॉकिंग ना करने की वजह से आज ये सब कुछ खराब हो रहा है। अब वॉक करने से लोगों को डर लगता है कि भाई यहाँ पर कहाँ सड़क पे बाहर निकलें, सड़क एक ही है, कोई फुटपाथ तो है नहीं हमारे पास में, सीधा कोई गाड़ी वगैरह कैसा चलाता है हमें पता है, तो एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि NCRB 2024 का डेटा खुद कहता है कि 1.1 लाख से ज़्यादा जो डेथ हैं, एटलीस्ट 60% डेथ इसमें पैदल चलने वाले लोगों की हुई है, 2 पहिए वाले वाहन जो चला रहे हैं उनकी हुई है। तो सोल्यूशन यह है कि सही तरीके से ये प्लानिंग करना, सही तरीके से अपने शहर के अंदर में एक वॉकिंग, फुटपाथ, पार्किंग, ये सब चीज़ें अलग से सेपरेटली होनी चाहिए, जिससे लोग थोड़ा सा एंकरेज होंगे चलने के लिए, और चलने से बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्पेशली हेल्थ के कॉन्सेप्ट में। फिर हमने डिस्कस किया कनाडा और इंडिया के बीच में एक डिफेंस कोलैबोरेशन जो हो रहा है, ये एक बहुत अच्छे एक अच्छे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। यहाँ पे राइटर साहब का ये सारा का सारा कहना है।
है ना। राइटर्स आप खुद कनाडा के यहाँ पर एक कनेक्शन में हैं, कैनेडियन राइटर हैं। इन्होंने एक बोला कि भाई अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा ये भारत भी आए थे। यूरेनियम को लेकर कनाडा के साथ में एक इंपॉर्टेंट डील भी हुई थी, है ना। तो मॉडर्न वॉरफेयर में आज के ज़माने का जो युद्ध हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। स्पेशली ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम का यूज़ हो रहा है, वेपन्स का यूज़ हो रहा है स्पेस के अंदर में, है ना। तो ये कनाडा भी चाहता है कि हमारे जो वेपन्स हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाएं, हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ा सा मजबूत कर सकें। तो इसमें राइटर साहब कहते हैं कि कनाडा भारत के साथ में मिलकर काम कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कनाडा ऑलरेडी काम कर रहा है, इनका प्लान यह है कि अपने जीडीपी का 5% अपना डिफेंस बजट ये कर सकें, वो भी 2035 तक। तो अभी जो डिफेंस एडवाइज़र है ये भी अपॉइंट करे गए ओटावा में और न्यू दिल्ली के अंदर में, दोनों डिफेंस मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया गया है, जॉइंट पार्टिसिपेशन होता है। आज रिम्पैक एक्सरसाइज हो गया, तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज हो गया। इन एक्सरसाइज के अंदर में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर पार्टिसिपेट भी करती हैं, ये याद रखिएगा। तो दोनों कंट्रीज मिलकर अब क्या कर सकती हैं, कनाडा खुद भारत को इनवाइट करता है कि आइए साथ में मिलकर को डेवलपमेंट करते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ वेपन्स भी बनाएंगे और अपने एक दूसरे के आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो कॉपरेशन है उसको मजबूत करेंगे। ठीक है, इसमें स्पेस कॉपरेशन हो सकता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस रोबोटिक्स और खासकर रडार सेट कॉन्स्टिलेशन। ये याद रखिएगा, ये कनाडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रडार सेट कॉन्स्टिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है जिसके थ्रू यहाँ पर ये इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप देखोगे तो कनाडा का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है भारत के लिए कि कनाडा के पास में 31 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऐसे खनिज पदार्थ हैं, 31 खनिज पदार्थ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यूज़ किए जा सकते हैं। अब इन खनिज पदार्थ में फॉर एग्जांपल कोबाल्ट हो गया, हीलियम हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, यूरेनियम इसके पास में प्रेजेंट है। यूरेनियम को लेकर रिसेंटली हमने डील भी किया है और कनाडा के पास में बहुत सारा टंगस्टन भी है। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे, इसी आर्टिकल में बताया गया है कनाडा को लेकर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि कनाडा के पास में आज 10वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, तीसरा लार्जेस्ट रिकवरेबल यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं और लगभग 5% के हिसाब से दुनिया का टंगस्टन रिजर्व है। टंगस्टन का सबसे बड़ा रिजर्व चाइना के पास में प्रेजेंट है और दुनिया का 5% कनाडा के पास में है। कनाडा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है यूरेनियम का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कनाडा के पास में वो सारी की सारी चीज़ें जो भारत को ज़रूरत है, तो वो खुद से ऑफर दे रहे हैं, कॉपरेशन करने की बात कर रहे हैं। ये डिफेंस कॉपरेशन आगे मिनरल कॉपरेशन में भी बदल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई भारत का जो आईसीआई है इसका जो सीरीज़ है वो बदल दिया गया है। आईसीआई मतलब यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ की। जैसे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में जैसे पहले क्या होता था, भारत की 8 मेजर कोर इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, मेजर कोर इंडस्ट्रीज़, जिसकी ग्रोथ होगी तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो इंडिया को भी नुकसान हो रहा है। तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब देखो क्या बदलाव हुआ है, बस ये बदलाव है, इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी तक क्या होता था, अगर आप इस आयरन ओर को हटा दो मेरे दोस्त, तो इसमें 8 इंडस्ट्रीज आपको नजर आएंगी। ये सारे के सारे 8 इंडस्ट्रीज भारत का इकोनॉमी को डिसाइड कर रहे थे और इनमें एक वेटेज था। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ना बेस ईयर हुआ करता था, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री का बेस ईयर भी बदल गया है। इस बार बेस ईयर जो नया हो चुका है वो 2022-23 हुआ है, कि मतलब अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ग्रोथ होगी इसका कंपैरिजन हम 2011-12 से नहीं करेंगे, हम 2022-23 से करेंगे, क्योंकि बेस ईयर पहले 2011-12 था। तो 2011-12 के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा रियल डेटा निकल कर नहीं आ रहा था, मॉडर्न डेटा निकल कर नहीं आ रहा था। 2022-23 करने से एक रियल एक मॉडर्न डेटा हमारे सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बिजली विभाग की बात करते हैं, तो उनका 90% का वेटेज था, कंट्रीब्यूशन था। फिर रिफाइनरी, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। आयरन ओर पहले नहीं हुआ करता था, ये आयरन ओर एक नया इंडस्ट्री ऐड किया गया है इस इंडेक्स के अंदर में, जो नवी इंडस्ट्रीज़ है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाए आपसे कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में क्या टोटल 8 सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके देखा जाता है, 8 नहीं, अब 9 सेक्टर्स हो चुके हैं, आयरन ओर भी ऐड हो चुका है। और अब आयरन ओर ऐड करना पड़ा तो कुछ प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन इसका भी है 100 में से। तो अब यहाँ पे सारी की सारी परसेंटेज चेंज हो चुकी है। अब परसेंटेज चेंज पे मत ध्यान देना, जो ध्यान आपको देना है वो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, कि पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है नए वाले इंडेक्स ऑफ कोर इंडेक्स के अंदर में, कोर इंडस्ट्री के अंदर में, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट का सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, और बेस ईयर बदल चुका है, 2011-12 से 22-23 हो चुका है। और अब क्वेश्चन यह है कि मंथली बेसिस पे, यानी कि महीने के बेसिस पे ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री का जो डिटेल्स है वो पब्लिश होती रहती है।
इसको पब्लिश करता कौन है? तो ये रहा एक छोटा सा प्रीलिम्स को लेकर फैक्ट। इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, और ये जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू पब्लिश किया जाता है, जो इस डिपार्टमेंट में आता है। डिपार्टमेंट पूछेगा तो डिपार्टमेंट का नाम, और ऑफिस का ये नाम पूछेगा तो वो ऑफिस का नाम हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा है। तो टोटल अब 9 इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं, याद रखिएगा। 9 कोर इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं, जो पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज़ थी। इसमें जो नई ऐड हुई है वो आपकी आयरन ओर वाली इंडस्ट्री नई ऐड हुई है। ठीक। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। कि भाई हम लोगों को आज फॉरेन फंडिंग लेना पड़ता है, उसके लिए सरकार FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आती है ना, ताकि फॉरेन फंडिंग को थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके, देखा जा सके कि बाहर के पैसे का कहीं देश में गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। NGOs वगैरह बाहर से जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए FCRA है। FCRA 2.0 बिल आ रहा है बहुत जल्दी, है ना। अब बात यहाँ पर यह है, हम फिलेंथ्रोपी की बात कर रहे हैं, दान देने की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं। तो राइटर साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर में इतनी कैपेसिटी है कि अगर अपने भारत के क्षेत्र में हमें बहुत सारे लोगों को गरीबी के क्षेत्र से बाहर निकालना है, सोशल वेलफेयर के काम करना है, तो हम देशवासी आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करके ये फंड कर सकते हैं। कोई 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट करेगा, 50 रुपये भी कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, इस सोशल वेलफेयर के लिए, तो ये अपने आप में धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जिससे हम खुद का एक आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम बना सकेंगे। एक उसको प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ा जाएगा, और जितना भी डोनेशन पूरे देश से इकट्ठा होगा, वो सभी डोनेशन का पैसा सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए खर्चा जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है। फिर हमने डिस्कस किया था भारत की एक बहुत ही रेयरेस्ट हेरॉन के बारे में। ये एक बर्ड स्पीशी आपको नज़र आती है। ये जो बर्ड स्पीशी है इसको बेलाइड हेरॉन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में बहुत कम बची हुई है, केवल 8-9 के आसपास यहाँ पर ये बर्ड्स बची हुई हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये हमने डिस्कस किया। प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है आखिरकार, उसके पीछे का रीज़न है, न्यूज़ में क्यों है, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका मेन न्यूज़। एक्चुअली में हुआ क्या, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, इस कमेटी ने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक डैम बन रहा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है 1200 मेगावाट का, लोहित रिवर के ऊपर में। लोहित रिवर जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है ना। तो एक्चुअल तौर पे यहाँ पर क्या हुआ कि 1200 मेगावाट का जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा जो हिस्सा है वो घेर लिया जाएगा, पेड़ों की कटाई होनी शुरू होगी। अब वहीं पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं, जिसको नाम हम लोगों ने दिया है वाइट बेलाइड हेरॉन। ये बर्ड्स ऐसी दिखाई देती हैं, इनका साइंटिफिक नेम है अरेडा इंसिग्निस, और ये होने वाली हैं पूरी तरह से ख़त्म। बहुत ही कम स्पीशी ये बची हुई है। कितनी बची हुई है, तो ये रही डिटेल आपके सामने, एक सेकेंड रुको, डिटेल इसके नीचे है, ये रहा। अगर हम अशोका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च के बारे में, तो इंडिया के अंदर में केवल 6 से लेकर 9 वाइट बेलाइड हेरोन्स की स्पीशी बची हुई है। स्पीशी नहीं, ये केवल नंबर्स हैं, इतनी बर्ड्स बची हुई हैं। और ये बर्ड्स केवल और केवल 3 नदियों में पाई जाती हैं आज। और वो कौन कौन सी नदी हैं, नोआ देहेंग रिवर, लोहम रिवर और लोहित रिवर में पाई जाती हैं। इन नदियों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो लोहित रिवर बेसिन है, एग्जैक्टली लोहित रिवर बेसिन हो गया, यहाँ पर 70% इंडिया की वाइट बेलाइड हेरॉन पॉपुलेशन है, और यहीं पर यह प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से बची कुची पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर पहले से कम हो चुका है इन बर्ड्स का। 2009 में अगर आप देखोगे तो ये बर्ड्स की स्पीशीज सिक्किम, नेपाल, भूटान और म्यांमार में मिलती थी, ठीक है, यानी कि भारत के अलावा कुछ और कंट्रीज़ में भी पाई जाती थी। आज देखोगे तो सिक्किम में, मतलब कि इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी पाई जाती थी। आज देखोगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल कुछ ही रीजन तक है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा भारत का, फिर उसके बाद भूटान और म्यांमार हो गया। इन्हीं रीजन्स के अंदर में ये बर्ड्स की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। तो ये बर्ड की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब इतनी कम बची है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा देनी है, इसलिए इसका आयुसीएन स्टेटस क्या हो सकता है, आप कहोगे अगर 8-9 बची है तो इसका आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। आयुसीएन स्टेटस देखोगे तो इस बर्ड का क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये बर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो ये बर्ड पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया मस्ट लीड इन द सिक्योरिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेप। बाबेल मंडेप की सुरक्षा हम लोगों को करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर है कि बाबेल मंडेप में हम सुरक्षा कैसे करेंगे, भारत का क्या प्रोजेक्ट हो सकता है, इंडिया कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर सकता है।
इस पर्टिकुलर आर्टिकल में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से घुसने से पहले आपको बाब एल मंडेब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा दोस्तों यहाँ पर ईरान, और ये है अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो अभी पिछले कुछ समय पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इधर देखोगे तो ये वाला रीजन कहलाता है गल्फ ऑफ ओमान, और ये वाला रीजन कहलाता है पर्शियन गल्फ। इसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं हमारी, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं। यहीं पर एक देश आ जाता है येमेन, और येमेन के नीचे आप देख पाओगे यहाँ पर जिबूटी वगैरह प्रेजेंट है। नीचे अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो येमेन और अफ्रीका के बीच में आप देखोगे एक और स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट क्या होता है? एक पतला सा रास्ता जो दो समुद्र के हिस्से को जोड़ सके। तो ये जो स्ट्रेट है इसको ही नाम दिया गया है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट दो समुद्र के हिस्से को, कौन कौन से हिस्से को जोड़ता है? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, उसी प्रकार से बाब एल मंडेब स्ट्रेट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। और मेरे दोस्त, आपको ये भी पता होगा रेड सी का ये वही रास्ता है जो आगे स्विस कैनाल के थ्रू जाएगा, और स्विस कैनाल से ऊपर हम मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे, और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर पूरे यूरोप के साथ में जो हमारी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, क्लियर होगा। अब आगे की बात सुनिएगा। बाब एल मंडेब स्ट्रेट की जब यहाँ पर डिस्कशन होती है तो ये येमेन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जब यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा था तो बहुत सारे जहाज़ इंडिया में नहीं आ पा रहे थे। उसके पीछे का रीज़न आप लोगों ने पता है। जहाज़ इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ईरान का अटैक चल रहा था, जहाज़ नहीं चल पा रहे थे। ईरान, यूएसए और इन सब का अटैक हो रहा था। डर था कि किसी जहाज़ पर अटैक ना हो जाए। तो इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हुई, क्योंकि इंडिया मेनली एलपीजी, एलएनजी, ये सब चीज़ें, कच्चा तेल जो इंपोर्ट करता है वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए आता है, समझे। तो वैसे ही यहाँ पे बाब एल मंडेब स्ट्रेट का भी रोल है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट को देखोगे तो इंडिया में जितना भी व्यापार हो रहा है, भारत का जो भी ट्रेड है उसका 1/3 व्यापार, कितना, 1/3 ट्रेड जो है वो इसी मैरीटाइम चोक पॉइंट यानी कि बाब एल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। तो अभी क्या करना है कि भाई, अभी एक्चुअली में ये हो रहा है कि ईरान ने ये यमन से कह दिया, क्योंकि यमन में हूदी रेबल्स हैं, तो हूदी रेबल्स ईरान के सपोर्टर हैं। ईरान ने ये कह दिया है अगर कोई अमेरिका का ईरान पे अटैक हुआ, पावर प्लांट्स पे अटैक हुआ, तो ईरान ऊपर से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, और यमन से कह रहा है कि आप नीचे बाब एल मंडेब स्ट्रेट बंद कर देना। दोनों स्ट्रेट बंद हो जाएंगे, दुनिया का व्यापार वगैरह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आर्टिकल में कहते हैं राइटर साहब कि इससे भारत को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मैंने बताया इंडिया का 1/3 व्यापार बाब एल मंडेब स्ट्रेट से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहीं पास में जो नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, जिसके ऊपर ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट है, उस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक कंट्री आता है जिसका नाम है जिबूटी। जिबूटी में फ्रांस और जापान की नेवी का प्रेजेंस है, इंडिया का भी प्रेजेंस है। तो इंडिया फ्रांस जापान के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसमें इजिप्ट को भी ला सकता है, क्योंकि अगर बाब एल मंडेब स्ट्रेट हुआ तो स्वेज कैनाल का कोई उपयोग नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाब एल मंडेब स्ट्रेट से जाओगे तभी स्वेज कैनाल से पास हो पाओगे। अब स्वेज कैनाल आता है इजिप्ट के अंदर में, और इजिप्ट जो है सारा पैसा जो रेवेन्यू है स्वेज कैनाल के थ्रू वो अपना गेन करता है। तो स्वेज कैनाल का रूल खत्म हो जाएगा तो इजिप्ट का रूल खत्म हो जाएगा। तो हम इजिप्ट को लेकर आ सकते हैं, साथ में सऊदी अरेबिया को लेकर आ सकते हैं, फ्रांस और जापान के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप के जरिए बाब एल मंडेब स्ट्रेट की सुरक्षा करेंगे। जब अगर ऐसा कुछ होता है, बाब एल मंडेब को चोक करने की कोशिश की जाती है, तो हम सब कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होकर इस पूरे रास्ते को खोलेंगे, है ना, जिससे जो व्यापार है उसको रोका ना जा सके। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाई डज द लॉ स्टैंड ऑन इंटरनेट शटडाउन। भाई इंटरनेट जगह जगह पे बंद कर दिए जाते हैं जहाँ जहाँ पर वायलेंस होता है। आपने जैसे देखा कि अभी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, तो कई बार जो इंटरनेट है उसको शट डाउन कर दिया गया था। तो ये इंटरनेट शटडाउन क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं तो। लेकिन इंटरनेट शटडाउन हमेशा लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑब्वियस ही बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आता है, तो आपका एक फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन मतलब क्या होता है भाई? इंटरनेट को कुछ समय के लिए डिसरप्ट कर देना। ठीक है, इसमें कोई कंप्लीट सस्पेंशन नहीं है। कंप्लीट सस्पेंशन हो सकता है, एक तो कंप्लीट सस्पेंशन जब मामला ज़्यादा गड़बड़ा गया, आपने देखा मणिपुर में कितने टाइम तक इंटरनेट नहीं चला था। स्पीड कम कर देना या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देना, ये सब इंटरनेट शटडाउन में ही आता है। तो ये कौन से कानून के अंडर में यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है? तो दोस्तों हमारे पास में दो कानून है। एक तो पुराना वाला कानून था जिसका नाम है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और 2017 के रूल्स। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट याद रखिएगा 1885 का यहाँ पर ये कानून है, पहले वाला कानून। आज जो कानून है करंट समय पर जो लॉ प्रेजेंट है वो है सेक्शन नंबर 20 ऑफ द टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023।
तो 2023 का ये नया वाला लॉ है। और एक और है टेलीकम्युनिकेशन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विस रूल 2024। तो आज के टाइम पे हम इस नए वाले लॉ के हिसाब से कहीं पर भी इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो शटडाउन याद रखिएगा केवल और केवल अलाउ किया गया है कि भाई कोई पब्लिक इमरजेंसी ना क्रिएट हो जाए, कि भाई कोई पब्लिक इमरजेंसी आ चुकी है, पब्लिक सेफ्टी के हित में अगर बात करनी है तभी इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है। अगर केवल शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है किसी सिंगल पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर में और वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन करने की कोशिश की जा रही है, देन दैट इज़ नॉट अ वैलिड लीगल ग्राउंड। उसमें कोई भी ऐसा कह सकते हैं लीगल पोजीशन नहीं है कि आप इंटरनेट शटडाउन कर सकें। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और लीगली हम यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं। ये ऑर्डर्स रिटन में होने चाहिए, इसको पब्लिश करना होगा, ये याद रखना। और इंडिया में अभी तक 2025 में, मतलब 2025 में भी देखोगे तो 65 इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी जम्मू कश्मीर में 2012 से अभी तक 450 बार इंटरनेट शटडाउन हो चुका है। अब इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है विच इज़ अनुराधा भाषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस। इसमें कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि जो ये इंटरनेट है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर में कंसिडर किया जाएगा। और इससे केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं हो रही है, इससे भाई नुकसान हो रहा है व्यापार में भी। इंटरनेट जब शटडाउन होता है तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेनली आज हर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर में बेहद तरीके से डिपेंडेंट है। इवन आप देखोगे 2024 में जितने भी इंटरनेट शटडाउन हुए उन सब इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से इंडिया को $322 मिलियन का नुकसान हुआ था। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा अधिकार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो राइट टू ट्रेड व्यापार करने का अधिकार देता है, डिजिटल बिजनेस को करने का अधिकार देता है। ये भी अफेक्ट हो रहा है अगर इंटरनेट शटडाउन होगा। देन अनुराधा भाषण वाला केस मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेट शटडाउन अगर बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखा जाए जो तो ठीक है। अगर पहले इंटरनेट शटडाउन लगा दिया जा रहा है जबकि हर एक चीज़ मैनेज की जा सकती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये याद रखिएगा। ठीक। फिर उसके बाद पता होगा कि अभी जब जंतर मंतर पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है ना, 20 जुलाई बहुत बुरा दिन रहा, स्टूडेंट्स के ऊपर में लाठी चार्ज हुई। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स ने एक रिटेलिएशन दिखाया और उसके बाद बहुत ही बवाल हुआ, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर डैमेज हो गई है इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर में। कल प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो चुका है, ये आपको पता होगा, शांति बन चुकी है जंतर मंतर के ऊपर में करंट समय पर। उसी बीच में यहाँ पर जब ये सब कुछ बवाल चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करते हैं ट्वीट के माध्यम से। उसके बाद रात में रील वगैरह आती है ना कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, ये कुछ प्रोविजंस लिए जाएंगे। और करंट समय पर ये तो आपको पता होगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो चुका है। नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी वो यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अपडेट हैं, नए नए अपडेट जो करंट समय पर हैं। तो बीच में ही आपको पता होगा 23 जुलाई 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट करा था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट है फॉर द पेपर लीक केसेस। अगर कोई पेपर लीक होता भी है तो तुरंत स्पीडी ट्रायल पे काम किया जाएगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी जो भी इस एग्जामिनेशन लीक में शामिल होगा। और इसके लिए एक नया लॉ बना दिया गया और उस लॉ के अंदर में कंसिडर किया गया है कि भाई 10 साल की जेल हो सकती है उस व्यक्ति को जो पेपर लीक में शामिल होगा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर में लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हमने डिस्कस किया हाउ शुड सिटीज रिक्लेम फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। अभी जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कह दिया था कि राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट, लोगों का मौलिक अधिकार है सड़कों पर चलना, फुटपाथ पे चलना, नॉट सड़कों पे चलना। तो इसी के लिए यहाँ पर अब बेंगलुरु ने जब स्टेप लेना शुरू किया तो फुटपाथ पे से जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी लगा रहे थे, छोटा ठेला लगा रहे थे, उनको हटाने की कोशिश की गई कि भाई आप हटाओ यहाँ से जल्दी जल्दी, बिना नोटिस के, बिना कोई सर्वे के। तब यहाँ पर कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको स्ट्रीट वेंडर का भी ध्यान रखना है। आप लोगों को फुटपाथ दे रहे हो तो इससे दूसरे का रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए 2014 में एक कानून लेकर आया गया था जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसका पर्पज़ ये था कि जो वेंडर्स हैं सड़क के किनारे जो अपना रेडी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी जीवन उस पर डिपेंडेंट है, तो उनका भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे कि भाई जल्दी से अपना ये ठेला वेला जो भी हटाओ और फुटपाथ बना दिया उसे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा और सर्वे की बात इसी 2014 के एक्ट में बोली गई है। इसमें बोला गया है कि भाई पहले टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी होती है, उस कमेटी में मिनिमम 40% यही वेंडर्स के लोग, क्योंकि फुटपाथ है तो लगातार रेडी लगी रहती है लाइन से, उसमें से 40% लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहीं रेडी से आएगा। वेमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होंगे, सब मिलकर डिसीजन लेंगे, तब जाके सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर लोगों को फुटपाथ से हटा सकते हैं जब उनको आप दूसरी जगह दोगे व्यापार करने की।
तो ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी। ऐसा नहीं बोला है कोर्ट ने कि राइट टू वॉक ऑन अ सेफ फुटपाथ ये फंडामेंटल राइट है, तो इसके बाद आप स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दो। भाई स्ट्रीट वेंडर्स की जब बात करेंगे तो उनको लेकर भी फंडामेंटल राइट दिया गया है बिजनेस करने का। अभी जब ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट शटडाउन वाला, तो उनके पास भी वो फ्रीडम है। तो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है और अचानक से उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी का फॉर्मेशन, एटलीस्ट 40% वेंडर्स का उसमें शामिल होना ज़रूरी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है, नई जगह प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, ताकि उनके रोज़गार पे कोई असर ना पड़े। क्योंकि रोज़गार पे असर पड़ना हो तो ऑटोमेटिक वो हमारे इकोनॉमी को भी तो हिट कर रहा है ना भाई। यही वेंडर्स हैं जो आज इकोनॉमी के अंदर में, अर्बन इकोनॉमी के अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। चलिए, फिर अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में एक रिसर्च स्टडी की गई है। उसके बाद पता चलता है कि एक जड़ी बूटी है वहाँ पर, मेडिसिनल जड़ी बूटी, औषधीय जड़ी बूटी कह लो, मेडिसिनल हर्ब कह लो, जिसका नाम है कुटकी, जो अपने आप में बहुत खतरे में है। इसको नए तरीके से ग्रो करने की ज़रूरत है। अभी क्या होता है ना, जो ये कुटकी है इसको ज़मीन में ग्रो किया जाता है, पौधे के फॉर्म में होता है, और जब ये ग्रो कर जाता है तो जड़ से उखाड़ लिया जाता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा समय लगता है दोबारा से इसको ग्रो होने में। तो आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि आप इसको नए तरीके से काट सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोबारा से ग्रो करने में। तो इसको हार्वेस्ट करने का तरीका, नया तरीका बताया है, वो बताऊंगा मैं आपको। बट अभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए इतना याद रखना, जो कुटकी है ये क्या है, पूछ लेगा ये क्या है, तो ये मेडिसिनल हर्ब है, एक औषधीय जड़ी बूटी है। इसको आज IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, खतरे में है, और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, यानी कि आप इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है उस पर भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है। ये जो औषधीय जड़ी बूटी है ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लिवर प्रोटेक्शन, डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्यून सपोर्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, ओवरऑल वेलबींग, शरीर के वेलबींग के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक जब कुटकी को यहाँ पर हार्वेस्ट किया जाता है तो इस तरीके से ये ग्रो करता है पौधा। तो इसमें यहीं से इसको पूरा जड़ से पकड़ के उखाड़ लिया जाता है, जिसकी रूट्स वगैरह सब उखड़ जाती हैं, फिर उसके बाद में कुटकी का प्रयोग किया जाता है। अब नया तरीका यह है कि इसमें स्टोलन जो है, केवल स्टोलन, स्टोलन को निकाल लो। स्टोलन क्या है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला स्टेम आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है। तो भाई पौधा लगे रहने दो, ये स्टेम को, स्टोलन को यहाँ से काट लो, इसी को सुखा के कुटकी बन जाता है, इसी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा डायरेक्ट। पेड़ को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से ग्रो करेगा जल्दी जल्दी, और बहुत जल्दी जल्दी हमको ये जो हर्ब है वो मिलती रहेगी। तो इस हर्ब के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली रिप्रेजेंट किया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने 21st ईस्ट एशिया समिट जो है, ये ईस्ट एशिया समिट फिलीपींस के अंदर मनीला में हो रही है, तो उस समिट को एड्रेस यहाँ पर किया है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस ईस्ट एशिया समिट में। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस ईस्ट एशिया समिट। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैक्चुअल डेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2005 में ये जो समिट है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअल तौर पे जो कुआलालंपर है मलेशिया, यहाँ से इस समिट की शुरुआत होती है ना। ये समिट क्या करता है, आज मेजर पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज जो खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक के अंदर में सिक्योरिटी की बात करता है। अब आसियान यानी कि ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के अंदर में कितने मेंबर्स हैं, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 19 मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। 11 तो आसियान के ही कंट्रीज़ हैं। आसियान आपको पता है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और नया कंट्री तिमोर लिस्ते भी इसका पार्ट बन चुका है। तो टोटल 11 नेशंस जो हैं वो आसियान के अंदर में आते हैं। इसमें 8 और डायलॉग पार्टनर्स इसके या पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट मीन साउथ कोरिया, US एंड रशिया। तो ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो 11 हो गए आसियान कंट्रीज, 8 हो गए डायलॉग पार्टनर्स, तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 19 कंट्रीज़। कितने? टोटल 19 कंट्रीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो ईस्ट एशिया समिट का हिस्सा है और जो इंडो पैसिफिक को फ्री और सिक्योर करने की बात करते हैं। और ईस्ट एशिया समिट को हल्के में मत लेना, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट का मेन पर्पज़ है 6 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ पे काम करना। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडो पैसिफिक को फ्री करने की तो बात कर ही रही हैं, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट और एनर्जी के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। एनवायरनमेंट, एनर्जी के अलावा एजुकेशन, फिनांस, ग्लोबल हेल्थ इशू, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान कनेक्टिविटी। तो ये 6 मेजर 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसके ऊपर में ये आज के समय पर काम करती है ईस्ट एशिया समिट।
फिर उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। यूएस और सऊदी अरेबिया ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट अनाउंस किया है, जिसमें यूएस जो है वो सऊदी अरेबिया से कहता है आप अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लो। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली उसमें वो कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को एज अ कंट्री का पहचान दे रही हैं कि हम इसको एज अ कंट्री मान रहे हैं। तो यूएई ने, जॉर्डन ने, इजिप्ट ने ऑलरेडी इसको इसराइल को एज अ कंट्री के पहचान दिया। और अब सऊदी अरेबिया से यहाँ पर ट्रंप के साहब कहते हैं कि भाई इसराइल को एज अ कंट्री रिकग्निशन दे लो, आपके साथ में हम एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट मतलब कि भाई सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह लगाने में जो अमेरिका है वो बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। बस इतनी सी बात आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन, वीकली कंपाइलेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने जानी होगी। और कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू करें। तो मॉर्निंग में अगेन, क्योंकि आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में इतने आ नहीं पा रहे हैं, सेशन थोड़े से छोटे चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की रिकमेंडेशन भी है कि सर मॉर्निंग में वापस से प्रीलिम्स बूस्टर को कंटिन्यू करो। तो कल मॉर्निंग में 5:30 बजे प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद में वाकई अपना द हिंदू न्यूज़पेपर जो सेशन है वो एज अ टेस्ट चलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।